So hello, good morning students. So today we will continue with the thermal radiations. So we know that thermal radiations are emitted through a medium. When thermal radiations are emitted through a medium, it does not changes or it does not affect the medium. It just transmits through the medium, and when it is incident on any object or any substance, or when it is absorbed by a substance, the temperature of the substance increases. Suppose I am absorbing thermal radiation, that means if I am absorbing thermal radiation, that means my temperature will rise, and if I am emitting thermal radiation, then my temperature will fall down. So we know that every substance at any position, it absorbs and emits thermal radiation provided it is above the temperature of 0 केल्विन. जब कोई भी सब्सटेंस 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर में है, वो सब्सटेंस थर्मल रेडिएशंस एब्जॉर्ब भी करेगा और वो थर्मल रेडिएशंस एमिट भी करेगा. अब जब दोनों साइड से जितना एमिशन या उतना ही अगर एब्जॉर्प्शन हुआ, तो उस बॉडी का टेम्परेचर राइज या फिर फॉल नहीं होगा. अगर उस बॉडी ने ज़्यादा एब्जॉर्ब किया और कम एमिट किया, तब उसकी टेम्परेचर राइज होगी, और अगर उसने ज़्यादा एमिट की और कम एब्जॉर्ब की, तब उसकी टेम्परेचर फॉल होगी. तो दैट वी नो फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेजेस. नाउ थर्मल रेडिएशंस व्हेन इंसिडेंट ऑन सब्सटेंस. मान लो ये कोई एक सब्सटेंस है, अगर उसके ऊपर थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट हुए उस सब्सटेंस के ऊपर, तो सब्सटेंस की ये प्रॉपर्टी है कि वो सब्सटेंस कुछ थर्मल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा. तो आपके ऊपर थर्मल रेडिएशन या फिर कोई भी रेडिएशन आपके ऊपर इंसिडेंट हुई, तो आपके बॉडी के जो सब्सटेंसेस है वो कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे. या फिर और कोई भी बॉडी हो जिसके ऊपर, अगर मान लो इस बोर्ड के ऊपर कोई थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट हुआ या फिर कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, तो वो बॉडी उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा वो एब्जॉर्ब करेगा. एंड देन first of all it will absorb some portion of the radiation, some portion of the radiant energy, and again it will reflect some portion of the energy. So उस बॉडी से कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट भी होंगे. We know that thermal radiation is an electromagnetic wave, and electromagnetic wave means it has a property of light. एंड लाइट की प्रॉपर्टी ये है कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है, एंड लाइट की एक और प्रॉपर्टी है कि लाइट ट्रांसमिट भी होती है. तो थर्मल रेडिएशन जब किसी भी बॉडी के ऊपर इंसिडेंट होंगे, उस थर्मल रेडिएशन का एक पार्ट एब्जॉर्ब होगा, कुछ हिस्सा उसका रिफ्लेक्ट होगा, एंड उसका कुछ हिस्सा ट्रांसमिट भी होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिला? थर्मल रेडिएशन यहाँ पे एब्जॉर्ब भी होते हैं, थर्मल रेडिएशन यहाँ पे एब्जॉर्ब भी होते हैं, थर्मल रेडिएशन रिफ्लेक्ट भी होते हैं, एंड थर्मल रेडिएशन आल्सो ट्रांसमिटेड. सो थर्मल रेडिएशन की ट्रांसमिशन भी होते हैं, एब्जॉर्प्शन भी होते हैं, एंड थर्मल रेडिएशन के रिफ्लेक्शन भी होते हैं. These are the properties of a thermal radiation. And now on the basis of this thermal radiation absorption और reflection and transmission के बेसिस पर हमने 3 पैरामीटर्स उसके डिफाइन किए हैं. वो पैरामीटर्स है एब्जॉर्प्शन या फिर एब्जॉर्प्टेंस, रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस. एब्जॉर्प्टेंस, रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस. अब तीनों को डिफाइन करते हैं, तीनों के मतलब क्या क्या है. तो लेट मी डिफाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ एब्जॉर्प्टेंस. मान लो जो एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी इंसिडेंट हुआ, उसकी जो थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट हुआ उसकी टोटल एनर्जी थी Q.
अब कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हुए, रिफ्लेक्टेड एनर्जी को हमने नाम दे दिया आर, एब्जॉर्ब हुए कुछ थर्मल रेडिएशन, उनको नाम दे दिया ए, एंड कुछ ट्रांसमिट हुए, उनको नाम दे दिया हमने कैपिटल टी। तो Q इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द रिफ्लेक्टेड पार्ट, द एब्जॉर्ब्ड पार्ट एंड द ट्रांसमिटेड पार्ट। तो हम Q को कैसे लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू A प्लस R प्लस T, मतलब रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब्ड एनर्जी प्लस रिफ्लेक्टेड एनर्जी एंड द ट्रांसमिट एनर्जी, तीनों मिलके क्या बन जाते हैं? टोटल एनर्जी ऑफ द थर्मल रेडिएशन। अब एब्जॉर्प्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? एब्जॉर्प्टेंस को हम लिखते हैं स्मॉल ए से, स्मॉल ए से लिखते हैं एब्जॉर्प्टेंस को। तो एब्जॉर्प्टेंस को लिख लिया जाए एब्जॉर्प्टेंस, सो इसको लिखते हैं स्मॉल एस। सो इसका डेफिनेशन ये है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी absorbed divided by energy incident। सो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ और जितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ, उन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टेंस। अगर यहाँ पे टोटल एनर्जी सप्लाई हुई Q, तो उसका टोटल एनर्जी इस पे इंसिडेंट हुआ Q, तो एनर्जी इंसिडेंट का मतलब है Q, एंड एनर्जी दो थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब हुए वो कितने हैं? वो A है। तो एब्जॉर्प्टेंस A इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? A बाई कैपिटल A बाई Q। तो थर्मल एब्जॉर्प्टेंस का डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब टू द टोटल थर्मल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सब्सटेंस। ठीक है, ये बन गया थर्मल एब्जॉर्प्टेंस। एंड नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्टेंस। अब रिफ्लेक्टेंस क्या होता है? तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी, थर्मल रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हुए, ये Q एनर्जी इंसिडेंट हुआ, सीधी सी लिख लेते हैं R इज इक्वल टू एनर्जी रिफ्लेक्टेड या फिर रेडिएशंस रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट। उसका डेफिनेशन क्या बनेगा? A इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एनर्जी कितना है? R है, डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी कितना है? टोटल एनर्जी है Q, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R बाय Q। तो उसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? इट थर्मल एब्जॉर्प्टेंस, थर्मल रिफ्लेक्टेंस या फिर सिंपली रिफ्लेक्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी रिफ्लेक्टेड टू द थर्मल एनर्जी इंसिडेंट ऑन ए सब्सटेंस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल रिफ्लेक्टेंस भी खत्म हो गया, अब बनता है ट्रांसमिटेंस। ठीक है, ट्रांसमिटेंस क्या होता है? ट्रांसमिटेंस ये इजी है, T इक्वल टू क्या बनेगा? T इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी, तो इससे T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एनर्जी ट्रांसमिटेड, कितना एनर्जी ट्रांसमिट हुआ? T बाय टोटल एनर्जी इंसिडेंट, कितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ था? एनर्जी इंसिडेंट हुआ था Q। सो T इक्वल टू कैपिटल T बाय Q, R इज इक्वल टू कैपिटल R बाय Q एंड स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल A बाय Q। एंड नाउ we can write, what we can write is that A plus R plus T equal to क्या बनेगा? A plus R plus T equal to क्या बन सकता है? A plus R plus T equal to लिखते हैं हम A plus R plus T equal to कैपिटल A by Q plus कैपिटल R by Q plus कैपिटल T by Q।
तो इसका एलसीएम लिया जाए तो बन जाएगा कैपिटल क्यू, ऊपर आ जाएगा ए प्लस आर प्लस टी। अब ए प्लस आर प्लस टी इक्वल टू क्या बनता था, ए प्लस आर प्लस टी इक्वल टू था क्यू, मतलब टोटल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड, रिफ्लेक्टेड एंड एब्जॉर्ब, तीनों मिलके बनता है टोटल एनर्जी। तो ये बन जाएगा क्यू, क्यू बाई क्यू, मतलब उसका मतलब क्या बनता है, ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1। सो एब्जॉर्बटेंस प्लस रिफ्लेक्टेंस प्लस ट्रांसमिटेंस तीनों मिला के बनते हैं यूनिटी, तीनों का सम बनता है यूनिटी। अब मान लो एक वॉल है, वॉल पे कोई रेडिएशंस इंसिडेंट हुए, वॉल पे एक रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, या फिर मेरे ऊपर कोई एक रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, तो मुझे चीर के वो रेडिएशन पीछे से नहीं निकल सकता। इधर से रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, इधर से तो रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं होगा, तो ट्रांसमिटेंस थ्रू मी इज इक्वल टू 0, थ्रू मी, थ्रू यू, थ्रू द वॉल, थ्रू द बोर्ड, ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू 0। अपने को चीर के कोई सब्सटेंस, कोई रेडिएशन नहीं जा सकता, नहीं रेडिएशन इंसिडेंट रेडिएशन नहीं जा सकता। लेकिन कुछ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जा सकते हैं, लेकिन जो ये लाइट्स तो अपने को चीर के नहीं जा सकते, लाइट रेडिएशंस हमें चीर के तो नहीं जा सकते। तो हमारे लिए फॉर द वॉल क्या है कि ट्रांसमिटेंस इक्वल टू 0। नाउ let me go to the next topic, which is emissive power. Emissive power. एमिसिव पावर का मतलब क्या होता है? सो एमिसिव पावर, कोई रेडिएशन इंसिडेंट हुआ किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, या फिर कोई भी सब्सटेंस से रेडिएशन एमिट हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस से रेडिएशन तो एमिट होता है। अब रेडिएशन एमिट कितना हुआ, उसका एक पैरामीटर है एमिसिव पावर, उसका एक टर्म बन सकता है क्या, एमिसिव पावर। एमिसिव पावर कैसे डिफाइन किया जाता है? Emissive power is the radiation emitted per unit time per unit surface area for a substance at a particular temperature for unit range of wavelength। वेवलेंथ के यूनिट रेंज पे किसी भी एक सब्सटेंस से कितना एनर्जी एमिट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एमिसिव पावर। तो एमिसिव पावर को कैसे डिफाइन करोगे? एमिसिव पावर को हम लिखते हैं ई लैम्डा से। एमिसिव पावर को हम लिखते हैं इज डिफाइंड एज द थर्मल एनर्जी, या फिर लिख सकते हो एनर्जी emitted पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड टाइम पे यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ ए सब्सटेंस for unit range of wavelength at a temperature T. So this is basically a simple definition, and लेकिन इसके अंदर काफी सारा मीनिंग छुपा हुआ है। एमिसिव पावर क्या होता है? एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इसका मतलब बनता है
कितना एनर्जी एमिट हुआ 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया के थ्रू कितना एनर्जी एमिट हुआ फॉर यूनिट रेंज ऑफ वेवलेंथ. दिस इज द मेन पॉइंट. दिस इज द मेन पॉइंट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर. एक पार्टिकुलर किसी भी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना एनर्जी यूनिट एमिट हुआ यूनिट टाइम पे, मतलब 1 सेकेंड टाइम में पर यूनिट एरिया से कितना एनर्जी एमिट हुआ एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे फॉर यूनिट रेंज ऑफ वेवलेंथ. अब यूनिट रेंज ऑफ वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर कोई सब्सटेंस थर्मल रेडिएशन या फिर रेडिएशन एमिट कर रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है, इसका मतलब उससे हर एक वेवलेंथ की एनर्जी एमिट होगी, हर एक वेवलेंथ की एनर्जी एमिट होगी. लेकिन एमिसिव पावर क्या है? एमिसिव पावर होता है फॉर ए पार्टिकुलर वेवलेंथ. यहाँ पे ई लैम्डा लिखा गया है, इसका मतलब ये है ई लैम्डा इज द एमिसिव पावर फॉर द वेवलेंथ लैम्डा. हर एक वेवलेंथ के लिए एमिसिव पावर डिफरेंट होता है. यहाँ पे ई लैम्डा लिखा गया है तो मतलब इस इज द एमिसिव पावर ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर. अब यूनिट रेंज ऑफ वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? यूनिट रेंज यूनिट मतलब यहाँ पे मान लो एक वेवलेंथ लैम्डा है, उसका यूनिट लेंथ का मतलब ये है कि इधर से इसका रेंज बनेगा लैम्डा -½ तक और उधर से इसका रेंज बनेगा लैम्डा +½ तक. यूनिट रेंज का मतलब ये है अगर लैम्डा का एमिसिव पावर है तो रेडिएशंस जो एमिट हो रहे हैं उनके वेवलेंथ कितने के बीच में होने चाहिए? उनके वेवलेंथ होने चाहिए लैम्डा -½ और लैम्डा +½ के बीच में. सिंपल भाषा में समझाता हूँ. सिंपल भाषा ये है कि मान लो वेवलेंथ है 300, ठीक है, वेवलेंथ है 300 के एमिसिव पावर आपको निकालने हैं. तो इसका यूनिट रेंज का मतलब ये है, तो ये इधर 3 जाएगा तो 300.1 ये पॉइंट बन जाएगा 300.1, ये बनेगा 300.2, ये बनेगा 300.3, 300.4, ये बनेगा 300.5. इधर जाओगे तो ये क्या बनेगा? 300 के आगे है 299.9, 299.8, 299.7, 299.6, 299.5. सो अगर आपको बोला गया है कि एमिसिव पावर ऑफ द वेवलेंथ 300, तो इसका मतलब है आपको ये समझना है कि the radiations, the energy is emitting between the range 299.5 to 300.5. तो इसका रेंज है 300. वेवलेंथ का यूनिट रेंज क्या बनेगा? यूनिट रेंज 0.5 आगे और 0.5 पीछे, 0.5 पीछे और 0.5 आगे तक इसका वेवलेंथ रेंज है. तो 300 का वेवलेंथ रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 299.5 से लेके 300.5 तक. ये है 300 का वेवलेंथ रेंज. इसको बोला जाता है यूनिट वेवलेंथ रेंज. ठीक है, आई बात समझने? दिस इज द यूनिट वेवलेंथ रेंज. तो लैम्डा का मतलब ये है ए पार्टिकुलर एमिसिव पावर ऑफ ई लैम्डा, मतलब ई लैम्डा रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं, रेडिएशंस एनर्जी एमिट हो रहे हैं. कौन से? यूनिट वेवलेंथ रेंज पे लैम्डा के -½ और +½ के बीच में जो वेवलेंथ रेंज है उस रेंज में एनर्जी एमिट हो रहे हैं. और दिस एनर्जी फॉर यूनिट टाइम रेडिएटिंग फॉर यूनिट टाइम एंड थ्रू यूनिट सरफेस एरिया. दिस इज कॉल्ड द एमिसिव पावर ऑफ द मटेरियल. And this is happening at a particular temperature. And now
एक और टर्म आता है, वो है रेडिएंट एमिटेंस। रेडिएंट एमिटेंस, एमिटेंस, एमिटेंस का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि दिस इज द एमिसिव पावर फॉर ए पार्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा। अब एमिटेंस का मतलब क्या है? एमिटेंस का मतलब ये है कि वेवलेंथ, ये रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं। एमिसिव पावर का मतलब होता है फॉर ए पार्टिकुलर, एमिसिव पावर किसके लिए होता है? फॉर ए पार्टिकुलर वेवलेंथ। लेकिन एमिटेंस का डेफिनेशन ये बनेगा, इट इज द रेडिएशंस एमिटेड या फिर एनर्जी एमिटेड, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया of a substance at a particular temperature T, at a particular temperature T for all possible wavelengths, for all possible wavelengths। यहाँ पे एमिसिव पावर था, द सेम डेफिनेशन है, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एमिसिव पावर था फॉर यूनिट वेवलेंथ रेंज, लेकिन एमिटेंस क्या है? फॉर ऑल द पॉसिबल वेवलेंथ्स। ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स के लिए यूनिट टाइम पे यूनिट सरफेस एरिया से कितना एनर्जी एमिट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एमिटेंस। अब यहां पे लिखता हूं, अब मान लो ये यूनिट रेंज के लिए, ये पूरा का पूरा यूनिट रेंज के लिए एनर्जी कितना एमिट हुआ था? एनर्जी एमिट हुआ था E lambda। सो एनर्जी एमिटेड फॉर यूनिट रेंज इज E lambda पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सो दिस इज E lambda। अब मान लो यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम डी लैम्डा। डी लैम्डा, ये छोटा सा वेवलेंथ रेंज डी लैम्डा के लिए कितना एनर्जी एमिट हो रहा है? अगर यूनिट रेंज के लिए एनर्जी एमिट हो रहा है ई लैम्डा, सो डी लैम्डा रेंज के लिए एनर्जी कितना एमिट होगा? सो इसको हम लिख सकते हैं एनर्जी एमिटेड फॉर डी लैम्डा रेंज, इसको क्या लिख सकते हैं? यूनिट रेंज के लिए था ई लैम्डा, तो डी लैम्डा रेंज के लिए इज डी इज इक्वल टू ई लैम्डा डी लैम्डा। यूनिट रेंज के लिए था कितना? ई लैम्डा। सो डी लैम्डा रेंज के लिए कितना होगा? डी लैम्डा रेंज के लिए होगा डी इज इक्वल टू ई लैम्डा डी लैम्डा। दिस इज नथिंग बट दिस इज द यूनिटरी मेथड। यूनिट रेंज के लिए अगर ई लैम्डा है, सो डी लैम्डा रेंज के लिए कितना होगा? ई लैम्डा डी लैम्डा। अब टोटल एनर्जी रेडिएटेड, इसको कैसे निकालोगे? अब यहां से टोटल एनर्जी एमिटेड कितने कैसे निकालोगे? देयरफॉर इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टोटल एनर्जी एमिटेड अगर उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो टोटल एनर्जी एमिटेड मिल जाएगा। अब वेवलेंथ का रेंज कहां से कहां तक लोगे? वेवलेंथ कहां से शुरू होता है? वेवलेंथ 0 से शुरू होता है। वेवलेंथ का रेंज एक्चुअली वेवलेंथ शुरू होता है 0 से और चलता है इन्फिनिटी तक। इसके बीच में हर एक प्रकार के, हर एक डिफरेंट टाइप्स के वेवलेंथ्स होते हैं। अब तो टोटल एनर्जी रेडिएटेड या फिर टोटल रेडिएंट एनर्जी रेडिएंट एमिटेंस भी बोल सकते हैं। टोटल रेडिएंट एमिटेंस इक्वल टू क्या बनेगा? वेवलेंथ का रेंज कितना है? 0 टू इंफिनिटी ई लैम्डा डी लैम्डा। दिस विल बी द टोटल रेडिएंट एमिटेंस।
0 to infinity क्यों लिखा? 0 to infinity क्यों लिखा? क्योंकि this energy is for all the wavelengths from 0 to infinity. This integration is over the wavelength and wavelength is covering from 0 to infinity. 0 to infinity के बीच के वेवलेंथ रेंज के लिए एनर्जी कितना एमिट होगा? एनर्जी एमिट होगा ई लैम्डा डी लैम्डा। अब नेक्स्ट आता है आपका रेडिएंट एमिटेंस खत्म हुआ, एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिव पावर खत्म हुआ। अब आता है एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर। So it is the ratio of absorptive power होता है, it is the ratio of energy absorbed to the energy emitted. Energy absorbed और energy incident, कितना इंसिडेंट हुआ और कितना एब्जॉर्ब हुआ, उसके रेशियो को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि फॉर यूनिट वेवलेंथ रेंज, फॉर यूनिट वेवलेंथ रेंज, मतलब यूनिट वेवलेंथ रेंज के लैम्डा माइनस हाफ टू लैम्डा प्लस हाफ रेंज के बीच के एनर्जी कितना इंसिडेंट हुआ और कितना उसने एब्जॉर्ब किया, कितना एब्जॉर्ब किया और कितना इंसिडेंट हुआ, उसके रेशियो को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द सब्सटेंस और इट इज डिनोटेड बाय ए लैम्डा। ए लैम्डा, अगर यूनिट रेंज के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है ए लैम्डा, सो डी लैम्डा रेंज के लिए कितना होगा? डी लैम्डा ए लैम्डा, एंड टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड कितना होगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी डी लैम्डा ए लैम्डा या फिर ए लैम्डा डी लैम्डा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इक्वल टू क्या बनेगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ए लैम्डा डी लैम्डा, डी लैम्डा, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं एमिसिविटी। एमिसिविटी, एमिसिविटी क्या होता है? काफी इजी टॉपिक है। Emissivity is the ratio of emissive power of a substance। किसी भी एक सब्सटेंस का एमिसिविटी निकालनी हो, सो इसका मतलब होता है the ratio of emissive power of the substance to the emissive power of a perfect black body। अब perfect black body क्या है इसको समझते हैं उसके बाद। So it is defined as the ratio of emissive power of the substance to the emissive power of black body, emissive power of perfect black body। अब उस सब्सटेंस की एमिसिव पावर कितनी है? एमिसिव पावर ऑफ द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस की एमिसिव पावर होगी ई लैम्डा, एंड ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर कितनी है? कैपिटल ई लैम्डा। सो उस दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? एमिसिविटी। तो एमिसिविटी एप्सिलॉन इक्वल टू, एमिसिविटी एप्सिलॉन इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एप्सिलॉन से, एंड दिस विल बी इक्वल टू ई लैम्डा, स्मॉल ई लैम्डा, मतलब एमिसिव पावर ऑफ द सब्सटेंस टू द एमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी इज सब्सटेंस जिसके ऊपर कोई भी रेडिएशन, कोई भी एनर्जी इंसिडेंट हुआ, उससे वो एनर्जी, वो रेडिएशन एमिट या फिर ट्रांसमिट या फिर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जितना भी एनर्जी
किसी भी एक ब्लैक बॉडी के ऊपर एनर्जी अगर इंसिडेंट हुआ तो उससे कोई भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट या फिर ट्रांसमिट नहीं होगा, सारा का सारा एनर्जी एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी खा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक ब्लैक बॉडी के ऊपर अगर मैं अगर ब्लैक बॉडी होता तो मेरे ऊपर जितने भी एनर्जी इंसिडेंट होते सारे के सारे एनर्जी मैं एब्जॉर्ब कर लेता, कोई भी एनर्जी मुझसे ट्रांसमिट भी नहीं होती, कोई भी एनर्जी मुझसे रिफ्लेक्ट भी नहीं होती। जितना भी एनर्जी इंसिडेंट होता, जितना भी वेवलेंथ का हो, तो जितना एनर्जी इंसिडेंट होगा वो सारे के सारे एनर्जी मेरे ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो अगर मैं ब्लैक बॉडी होऊंगा तो। लेकिन कोई भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लैक बॉडी। आई हैव गिवन यू सम ग्लिम्स ऑफ ब्लैक बॉडी, एंड in the next class we will discuss about black body radiation and some other terms about the black body, and I hope मैं और आगे जा सकूं इस चैप्टर में जितना ज़्यादा हो सके। So for the online class I am going slow, तो ठीक है, मिलते हैं अगला क्लास में फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।